नमस्कार, मैं हूँ एकता सोडी और आपसे मुलाकात हो रही है चंडीगढ़ स्पीक्स में। आज चंडीगढ़ स्पीक्स में बात करेंगे नई सरकार की, नई उम्मीदों की, नई संभावनाओं की और उनसे जुड़ी चुनौतियों की। और इस सब के साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम मुलाकात कर लेते हैं। आइए स्वागत करते हैं प्रेसिडेंट प्रेस क्लब चंडीगढ़ एंड जर्नलिस्ट नलिन आचार्य जी का। नमस्कार। अब हमारे साथ है प्रोजेक्ट मैनेजर इंटीग्रेटेड एजुकेशन यूटी चंडीगढ़, संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम। और हमारे साथ हैं डॉक्टर भारत, एसोसिएट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। भारत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो हमारे गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ हैं। तो सबसे पहला सवाल जो नई सरकार के ध्यान से आता है वो है कि एक विकसित भारत का सपना लेकर हम चल रहे हैं। विकसित भारत के सपने की अगर हम बात करें तो हम क्या सोचते हैं, क्या अपेक्षाएं रखते हैं सरकार से? आपसे नलिन जी जानना चाहेंगे, बीइंग जर्नलिस्ट आपके फील्ड में बहुत वास्ट एक एक्सपोजर होता है, तो विकसित भारत का सपना क्या है? कि मैडम, बीजेपी की गठबंधन की इस बार सरकार आई है जी। पहले दो सरकार प्योर बीजेपी की थी, जी। भाजपा की सरकार थी। उसमें विकासशील भारत से विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ा दिए थे मोदी जी ने। अब सरकार के पास कई चुनौतियां हैं, पार्टी की भी चुनौतियां हैं, गठबंधन की भी चुनौतियां हैं। तो उसमें विकसित भारत के लिए उनके पास चुनौतियां हैं। तो चुनौतियों में वो कैसे निकल पाते हैं? इस वक्त सबसे बड़ा जो विकसित भारत में बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ये मतलब बहुत बड़े सरकार के सामने चुनौतियां हैं। इसमें विकसित भारत की तरफ कैसे लेके जाते हैं, कैसे जाना चाहिए, ये अपने आप में ही चुनौती है। मेरा मानना है कि जो विकसित भारत की तरफ हम जा रहे हैं, मोदी जी की सरकार ने जो पहले कदम उठाए हैं उन्हीं कदम पे आगे बढ़ते हुए वो चलेंगे तो विकसित भारत का एक सपना हमारा जो है वो पूरा हो सकता है। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, उसमें सबसे पहले तो हमें करना होगा कि सरकारी जो जॉब हैं वो हमारे पास है नहीं, सरकार के पास है नहीं। तो सरकार को शिक्षा की जो नीति, एजुकेशन की जो हमारी पॉलिसी है उसको और विकसित करना चाहिए। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ स्किल मैनेजमेंट का जो एक है कि वो अपने हाथों से कैसे वो अपनी पढ़ाई के साथ देश के विकास के लिए कैसे वो कर सकते हैं, ये अपने आप में। जी नलिन जी, इसी बात से संगीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, तो बीइंग एन एक्सपर्ट फ्रॉम द फील्ड, क्या विकसित भारत का सपना है एजुकेशन को लेकर? विकसित भारत की अगर हम बात करते हैं, विकास एजुकेशन का शुरू हो चुका है ना। पिछले 10 सालों में ही अगर हम देखें तो हमने एजुकेशन में काफ़ी अच्छा कार्य किया है। जब हम बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, तो उसमें बहुत सारी संभावनाएं दिखाई देती हैं और ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट भी हो चुकी है ऑलरेडी। तो लेकिन पहले क्या था कि हमारी 10+2 प्रणाली थी और बच्चे सिर्फ पढ़ाई करने आते थे, है ना। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हमने इसको बांट दिया है 5+3+3+4 में, यानी बाल वाटिका से लेकर आप 2nd क्लास तक एक ग्रुप होगा जिसमें कि बच्चा देखकर सीखेगा, सीखने की क्षमता का विकास करना, बच्चे को बांध के ना रख के उसका विकास करते रहना। फिर हम बात करते हैं कि अब जो पॉलिसी है उसमें 6ठी कक्षा से ही 6ठी से 8वीं तक ही स्किल एजुकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। बच्चा जब 6ठी क्लास में आता है तभी उसको अपने कौशल विकास, स्किल की तरफ मोड़ दिया गया है। और वही बच्चा जब 8वीं करके निकलता है तो 9th क्लास में उसके लिए, क्योंकि 4 साल का 9, 10th, 11, 12 अब 4 इयर्स का हो गया, तो बच्चा 6 to 8th में इतना उसको ज्ञान हो जाता है कि मेरा इंटरेस्ट किधर है। जो स्किल एजुकेशन जो स्टार्ट की है उसके बहुत सारे हमारे विषय हैं, तो बच्चे को ये पता चल जाता है कि 9th में आने पर उसे कौन सा विषय लेना है और वो किस फील्ड में जाना चाहता है। तो अगर हम विकास की बात करते हैं तो इस पूरे समय में बहुत विकास हमारा एजुकेशन का हुआ है और आगे भी होगा, क्योंकि सरकार चाहे
मोदी सरकार ही आई है अभी, तो हमें कि जो कार्य अधूरे रह गए थे वो अब पूरे हो जाएंगे, होते जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जी 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 जी। डॉक्टर भारत, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो? जहाँ तक विकसित भारत का प्रश्न है, जी हमने देखा 12 मार्च 2021 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक जी पूरे देश ने धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। जी और उस अमृत महोत्सव के माध्यम से 2047 में अमृत काल की तैयारी करते हुए हम पुनः भारत को विश्व पटल पर एक तृतीय शक्ति के रूप में उभारते हुए एक नई पहचान बनाना चाहते हैं। जी हम अपने भारत को चमकता भारत, उभरता भारत बनाना चाहते हैं। हम अपने भारत को वैभवशाली भारत, प्रभावशाली भारत बनाना चाहते हैं। हम अपने भारत को गौरवमयी भारत, गणमान्य भारत बनाना चाहते हैं, ताकि जिस प्रकार से हमने देखा कि जयचंद आदि काल से ही अपना योगदान देते रहे हैं, और हमने देखा जिस प्रकार से एक इतिहासकार ने कहा था, जयचंद तूने हिंद को बर्बाद कर दिया, जयचंद तूने हिंद को बर्बाद कर दिया, गैरों को लाकर हिंद में आबाद कर दिया। तो जिस प्रकार से एक अनैतिकता की हमने देखा, कुछ उदाहरण हमारे समक्ष आए, अलग अलग क्षेत्रों में हमने देखा जिस प्रकार से कुछ लोगों ने इस देश के अंदर, इस देश के समाज के अंदर, इस देश के संस्कार के अंदर एक जहर घोलने का प्रयास किया। उस जहर को बाहर निकालते हुए हम एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं जो विश्व गुरु के रूप में एक महिमा मंडित होकर विश्व पटल पर एक नई जान डालेगा, एक नई दिशा देगा, जो न केवल भारतीयों के लिए जय जयकार का विषय रहेगा, अपितु पूरी दुनिया के लिए भारत एक विकसित भारत के रूप में अपनी नई पहचान बनाएगा। जरूर बनाएगा। हम इसी नोट पे स्टूडियो के बाहर भी हमने कुछ लोगों से बातचीत की नई सरकार के बारे में, नई उम्मीदों के बारे में। आइए देखते हैं क्या कहना है। जी, सबसे पहले तो ये हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है कि एक सरकार अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करने जा रही है, वो भी आज के चुनौतीपूर्ण समय में। अगर मैं अपेक्षा की बात करूं तो सिंस एक ही सरकार तीसरी बार आ रही है, तो मेरी अपेक्षा यही है कि वो अपनी पुरानी स्कीमों को का जो फ़ायदा है, उनका जो लाभ है, और भी लोगों तक पहुंचा सके। कि जैसे स्किल इंडिया मिशन जैसे और भी मिशन लाए जाएं, ताकि जो हमारा जो यूथ है वो स्किल की तरफ जाए। हम तो यही चाहते हैं भी वही की वही पेस रहे, वही डेवलपमेंट रहे, वही गरीबों को पैसा मिले, गरीबों की तरक्की हो, सबकी। और की आयुष्मान भारत स्कीम की, जन आरोग्य योजना की, तो उनसे पहले ही बहुत सारे लोगों को उसका लाभ जो मिला है। लेकिन अगर हम बात करें, उनका लाभ ज़्यादातर उन्हीं लोगों को मिला है जो लोअर मिडिल क्लास हैं, जो लोअर क्लास लोग हैं। अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, उनको भी एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए जिससे वो 5 लाख 10 लाख तक के सालाना फैमिली इंश्योरेंस के ऊपर वो डॉक्टरों के पास जा सके और अपना इलाज करा सके। उम्मीदें नई सरकार से बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? नलिन जी, आपसे शुरू करते हैं। देखिए मैम, आयुष्मान भारत जो है जी लोअर क्लास के लिए तो बहुत अच्छा है, मिडिल क्लास के पास नहीं इसकी। हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। जी विदेशों में मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी जो है वो लोगों को फ्री मिल रही है, लेकिन हम सरकार जो है वो राशन के ऊपर ही टिकी हुई है। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, उसको डाइवर्सिफिकेशन की तरफ लेके जाना चाहिए। हमें फ्री एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिनको बच्चों को नहीं मिल रही फ्री मेडिकल जो फैसिलिटी है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिससे ये हमारा जो विकसित भारत का एक सपना है वो पूरा हो सकता है। पिताजी, चंडीगढ़ के विकसित भारत में पूरा भारत आता है, तो हम चंडीगढ़ की अगर बात करें पर्टिकुलरली, तो क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से? चंडीगढ़ की हमारी यही अपेक्षाएं हैं कि सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ जाना जाता है ग्रीनरी के लिए, है ना, अपनी खूबसूरती के लिए। तो हम चाहेंगे कि सरकार इस विषय पे ध्यान दे, ग्रीनरी और बढ़े, पॉपुलेशन पे कंट्रोल हो, ताकि क्योंकि जो संसाधन हैं वो तो उतने ही रहेंगे, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, तो फिर हम कह देते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, क्योंकि जगह भी उतनी रहेगी, नदी नाले भी उतने रहेंगे। तो पर हम एक काम कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो मैं ये चाहूँगी कि चंडीगढ़ में हर व्यक्ति 5 पेड़ ज़रूर लगाए,
और यदि हम बात करते हैं एजुकेशन की, एज ए एजुकेशनिस्ट, तो हम चाहेंगे कि चंडीगढ़ में हमारे पास, जैसे हमने NEP स्टार्ट कर दिया, हो गया NEP में हम बात करते हैं कि जो क्लास पहले 5 साल हैं उसमें बच्चा अपने मदर टंग में पढ़ेगा, है ना। तो वो हम इस बारे में लकी हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ हिंदी भाषी अधिक हैं, लेकिन और स्टेट्स ऐसी भी हैं जहाँ पे बच्चा मिक्स होता है, कोई कोई तेलुगु बोल रहा है, तमिल बोल रहा है। तो जो टीचर्स की ट्रेनिंग है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि वो तभी उस बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ा पाएगा अगर उसको उसके लिए ट्रेंड किया जाएगा। तो इसके लिए कुछ हमें करना चाहिए, स्टेप्स। और आयुष्मान भारत की अभी हमने सुना देखा कि बहुत उम्मीदें हैं मिडिल क्लास की उससे, वो भी उसका हिस्सा होना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना देखा जाए तो मिडिल क्लास ही हमेशा पिसता रहा है ना। तो हम इसके लिए हम यही कहेंगे कि आयुष्मान भारत के अंडर मिडिल क्लास को भी आ जाना चाहिए, उसका कोई क्राइटेरिया बनाना चाहिए और उनको भी उसके बीच में लेना चाहिए ताकि हम भी सुविधाओं का बिल्कुल उनको भी मिल जाए। हाँ भारत जी, आपसे भी वही है कि आपका क्या कहना है, आयुष्मान भारत में मिडिल क्लास की मतलब एडिशन होनी चाहिए, उनको भी उन सुविधाएं में इंक्लूड किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल, हमको ऐसा लगता है जब हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी की, हमने ऐसा देखा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत यात्रा के दौरान जो बात कही थी वह बात यहाँ पर तर्क संगत लगती है। उन्होंने बोला कि हमको जातियों की नई परिभाषा अपने सामने रखनी है और उन्होंने जो जातियों की परिभाषा दी, उन्होंने उसमें मुख्यतः 4 जातियों को इंगित किया। पहली जाति महिला, दूसरी जाति युवा, तीसरी जाति किसान और चौथी जाति गरीब। तो महिला, युवा, किसान और गरीब, अगर हम इन चारों को देख के चलते हैं तो हमको लगता है कि जो विकसित भारत के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना का लाभ भारत के प्रत्येक जन जन तक पहुंचना चाहिए, वह बहुत आवश्यक है, वह बहुत ज़रूरी है। परंतु हमको ऐसा देखने को मिला है, जब भी हम किसी योजना की बात करते हैं, जब भी हम किसी योजना के कार्यान्वयन की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि उसके लिए भी हमें एक नेता की आवश्यकता होती है, एक नीति की आवश्यकता होती है, एक नैतिकता की आवश्यकता होती है और उसके साथ साथ हमारे पास एक झंडा होना चाहिए, उस झंडे के अंदर एक डंडा होना चाहिए और डंडे के साथ साथ एक एजेंडा होना चाहिए। तो हमको लगता है कि भारत की सरकार 2047 के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, विकसित भारत के संकल्प को आगे रखते हुए, भारत माता के समक्ष नतमस्तक होते हुए आयुष्मान भारत की जो एक योजना लेकर आई है, उसका लाभ ना केवल महिला को मिले, ना केवल युवा को मिले, ना केवल किसान को मिले, ना केवल गरीब को मिले, अपितु यह योजना भारत के जन जन के लिए बने ताकि सब व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह हमने और कुछ लोगों से नई सरकार और नई उम्मीदों के बारे में बातचीत की। आइए सुने क्या कहते हैं वो। हमारे जो युवा है, जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो उनके भविष्य और उनके भावनाओं के साथ जो एक खिलवाड़ हो रहा है, उसको एक तरह से रोका जाए। बस मेरी जो आगामी सरकार है उनसे यही निवेदन है, यही विनती है। नई गवर्नमेंट बनी है, उसमें हम ये चाहेंगे कि जो एम्प्लॉइज़ है उनकी जो कच्चे एम्प्लॉइज़ हैं उनको रेगुलर पक्का किया जाए, ताकि भविष्य में और जॉब्स वगैरह वैकेंसी वगैरह निकलनी चाहिए, ताकि भविष्य में जो है बेरोजगारी ना रहे। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की DA की किस्त बढ़ती है तो उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ती है, महंगाई को हम रोक नहीं पाएंगे। डॉक्टर भारत, ये जो पेपर लीक की समस्या है, कंपटीशन के पेपर्स होते हैं, बच्चे इतनी तैयारी करते हैं, तो क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज है नई सरकार के लिए? क्या संभावनाएं हैं? जी, जहाँ तक ये पेपर लीक का विषय है, हमको लगता है कि देश के युवाओं का भविष्य उस पेपर के माध्यम से निर्धारित होना होता है। तो जहाँ तक इस प्रकार की सुगबुगाहट हमको सुनने को मिली, जिस प्रकार से हमने देखा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसका संज्ञान लेते हुए बोला कि अगर इसमें किसी प्रकार की कोई दुर्गंध आ रही है, अगर इसमें किसी प्रकार का कोई व्यक्ति शामिल है, तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर
कदम उठाते हुए सरकार को एक ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए ताकि युवाओं की जो अपेक्षाएं हैं, युवाओं की जो उम्मीदें हैं, युवाओं का जो भविष्य है, उसी के माध्यम से न केवल उनके परिवार का भविष्य अपितु भारत के समाज का भविष्य और पूरी मानव जाति का भविष्य उस पर निर्भर करता है। क्योंकि युवा अगर इस प्रकार की घटनाओं के माध्यम से किसी प्रकार के सोच विचार में पड़ जाएगा, किसी प्रकार के डिप्रेशन में आ जाएगा, किसी प्रकार के तनाव से ग्रस्त हो जाएगा, तो उससे न केवल उस युवा पे प्रभाव पड़ेगा अपितु पूरी परिवार पे, पूरे समाज पे उसका एक गलत प्रभाव असर देखने को मिलेगा। जी जी संगीता जी, यही बात पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कितना चैलेंजिंग है ये चीज़ कि पेपर लीक की ये समस्या है। तो किस तरह से देखते हैं आप एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज़ का क्या असर है? देखिए, ये बिल्कुल गलत हुआ है जो भी पेपर लीक वाला है। तो यही कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे ना हो दोबारा। इसके लिए कमेटी गठित करी दी है और की भी जानी चाहिए। जैसे चंडीगढ़ में यहाँ पे भी कमेटी हमारे एजुकेशन में होती भी और होनी भी चाहिए कि जो सिर्फ इस बात का निरीक्षण करे कि कुछ ऐसा तो नहीं होने जा रहा है। तो इसके लिए तो यही कहेंगे। एक बात जो सर ने अभी कही थी कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और सबके लिए आयुष्मान भारत, तो मुझे लगता है महिलाओं में सभी महिलाएं कवर हो गई। वो चाहे वो मिडिल क्लास थी, चाहे लोअर क्लास थी, युवा में सब हो गए, है ना। गरीबी रेखा में सब आ गए, किसान में सब आ गए। तो कुछ थोड़े से लोग बचे हैं तो वो भी आ जाएंगे आयुष्मान में। जी नलिन जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, इन चीज़ों की बात हो रही है। अब जर्नलिस्ट जो है वो सोसाइटी का पिलर माना जाता है, फोर्थ पिलर की तरह हम देखते हैं। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपकी नई सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए मैम, नई सरकार जैसे अभी जो एजुकेशन पॉलिसी पे भारत जी ने बोला जी कि जो परीक्षा जो जिसका पेपर लीक का मामला जो आया है वो एक्चुअली एक बहुत चैलेंजिंग सरकार के लिए चैलेंज है। जी यदि आप नकल मार के परीक्षा देंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो जाके इलाज करेंगे तो कैसा इलाज होगा वो? जी बिल्कुल। मरीज को क्या इलाज मिलेगा वो आप अपने आप ही देख सकते हैं। तो ये जो सरकार को ऐसे जो हो रही घटनाएं, इनके ऊपर सख्त कदम उठाने के लिए जैसे कमेटी बनानी चाहिए, बनी होनी चाहिए, जो उसको देखे, उसको पूरी तरह उसके ऊपर नज़र रखे। ये सरकार का एक बहुत बड़ा दायित्व है एजुकेशन के इस मामले के ऊपर। नंबर 2, जो एजुकेशन का जो सिस्टम जो जिस तरह है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि उसको स्किल मैनेजमेंट के साथ जोड़ के, बेरोजगारी का मुद्दा जैसे मैडम बता रही थी कि इस वक्त है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, तो वो तो इसी की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसको जितना हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितना हम उसको अच्छा करेंगे, तो इन चीज़ों, इन चैलेंज से हम निपट सकते हैं। ये सबसे बड़ा मतलब एजुकेशन पॉलिसी हमारी एक पिलर, एक रीढ़ की हड्डी की तरह होनी चाहिए, जिससे देश को हम मजबूती दे सकते हैं। अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छा बच्चा पढ़ेगा, अच्छी स्किल मैनेजमेंट के ऊपर जाएगा, तो उससे देश विकसित होगा, सरकार को भी मजबूती मिलेगी, सरकार की चुनौतियां भी कम होंगी। ये मेरा कहना है। जी भारत जी, लॉ रिफॉर्म्स की बात करें तो बहुत चेंजेस आ रहे हैं, कुछ अप्लाई हो चुके हैं, कुछ होने वाले होंगे। तो क्या चुनौतियां आएंगी नई सरकार को? बीइंग गठबंधन की सरकार है, क्या आपका विजन है इसके बारे में? जहाँ तक गठबंधन की सरकार है जी, तो गठबंधन की सरकार की कुछ मजबूरियां तो रहती हैं जी, परंतु हमको लगता है जिस प्रकार से सरकार ने गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को अपने साथ लेकर चलने का जो प्रण लिया है, और उसके माध्यम से हमने देखा सरकार का जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, सरकार किसी गठबंधन के सहयोगी के दबाव में नहीं आई। जो हमने देखा CCS के जो प्रमुख मंत्रालय थे वो सत्ताधारी दल ने अपने पास रखे, सरकार के सबसे बड़े दल ने अपने पास रखे। तो जहां तक चुनौतियों की बात है तो हमको लगता है कि ऐसा सच तो कोई चुनौती नहीं है, परंतु गठबंधन के माध्यम से एक तालमेल बनाने की एक सामने सरकार के एक आवश्यकता रहेगी, सरकार के लिए एक ज़रूरत रहेगी। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार समान आचार संहिता के लिए प्रतिबद्ध है, जिस प्रकार से सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए प्रतिबद्ध है, जिस प्रकार से सरकार
एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है, जी। उसी प्रकार से हमने देखा सरकार 1 जुलाई 2024 से नए क्रिमिनल लॉस को इंट्रोड्यूस कर रही है। जी, जी, जी। तो सरकार जो है, सरकार का सरोकार जनता से जुड़ा होता है। जी। सरकार का सरोकार जनमानस की इच्छाओं से, अपेक्षाओं से, उम्मीदों से जुड़ा होता है। जी। हम ऐसा देखते थे कल तक सरकार में भी मोहब्बत होती थी, जी। कल तक सियासत में भी मोहब्बत होती थी, जी। परंतु आज मोहब्बत में भी सियासत हो जाती है। जी। तो जो बात एक तालमेल की है, जो बात एक समन्वय की है, हमको लगता है सरकार का गठबंधन अगर होता है तो वह जनता से होता है। सरकार का गठबंधन अगर किसी से होता है तो वह मतदाता से होता है। अगर मतदाता खुश है, अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद सरकार को प्राप्त है, तो कोई भी चुनौती सरकार के आड़े हाथों नहीं आएगी और सरकार अपनी मंशा के साथ अपनी नीति, नीयत, नैतिकता, नेता के माध्यम से आगे बढ़ेगी, क्योंकि उसके पास डंडा भी है, झंडा भी है और एजेंडा भी है। जी जी जी। नलिन जी, इकोनॉमी की बात की जाए तो क्या क्या चैलेंजेस नई सरकार के सामने आएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जो हम अभी फोर्सी कर सकते हैं? अलग अलग स्टेट्स में विरोध हो रहा है, तीसरी अर्थव्यवस्था का हमारा लक्ष्य है, उसके रास्ते में क्या चैलेंजेस हैं, क्या चीज़ें हैं? कि मैम, अर्थव्यवस्था के मामले में तो देश इस वक्त संपन्न है। जी। ऐसा कहीं कोई ज़्यादा चुनौती वाला मामला दिखता नहीं। स्टेट्स में ज़रूर आर्थिक व्यवस्थाओं की, जैसे पंजाब में, जी। हिमाचल में लगती हमारी स्टेट है, हरियाणा में कर्जा बहुत ज़्यादा उठा रखा है, जी। लेकिन देश के लेवल पे अर्थव्यवस्था पे कोई ऐसी दिक्कत सामने नहीं आ रही। मजबूत अर्थव्यवस्था है, मजबूत सरकार है, जी। मजबूत इरादे हैं जी। विकसित भारत के लिए, जी। यही सब जरूरी है। जी जी। 8th पे कमीशन लागू होने की बात हो रही है, अभी कई कई जगहों पर तो 7th भी लागू नहीं हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? बिकॉज सारे सेंट्रल जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर सीइंग टू इट, सीइंग टू इट कि ये अप्लाई होने वाला है। संगीता जी? होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट, वेरी शॉर्ट आंसर। भारत जी, आपका क्या कहना है 8th पे कमीशन पे? हम एक वाक्य के माध्यम से कहना चाहेंगे, जी। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जी। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जी। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नलिन जी, मेरा जो सवाल था वो वही है कि जर्नलिज्म बहुत एक मेजर पिलर है हमारी सोसाइटी का, और सरकार का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस या जर्नलिज्म पे और जर्नलिज्म का सरकार पे रहता है। तो आप उस एज अ जर्नलिस्ट क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से? क्या चुनौतियां आ सकती हैं जर्नलिज्म को? पिछले 10 साल से मीडिया जो है हमारा, जी। सभी को उसमें बोलने की तो ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जी। चाहे सरकार ने अपने हाथ में ना रखा हो, बाया मीडिया बड़े घरानों की तरफ से मीडिया ने उसको ग्रैब कर रखा हो और उसको जैसे चला रहे हैं। ये मतलब एक विकसित भारत में मीडिया जो है उसका बहुत बड़ा रोल है मैम। जी। और जहाँ विपक्ष स्ट्रांग होगा, जी। सरकार की कमियां भी पता लगेंगी। वैसे ही मीडिया भी जो है वो सरकार की कमियों को उजागर करने के लिए होता है, ना कि सरकार को गिराने के लिए या सरकार की टांगें खींचने के लिए होता है। आपने पुरानी सरकारों में भी देखा है, इंदिरा गांधी के टाइम में भी जी। जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो मीडिया कितना स्ट्रांग था। मतलब मीडिया के ऊपर इतने अंकुश नहीं थे जितने इस वक्त अंकुश लगे हुए हैं। जी। तो जो मेरी ये सरकार से अपील भी है कि इस अंकुश को छोड़कर मीडिया को, जो सरकार के विकास के लिए ही मीडिया जो है वो काम करता है। सरकार की कमियां उजागर करेगा तो सरकार को उसमें काम करने की आसानी होगी। जी जी जी। तो ये एक विकसित भारत में ये भी एक जरूरी है कि हमारा जो मीडिया है वो स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता की तरफ चले और सरकार की कमियों को भी उजागर करे और सरकार की अच्छाई को भी उजागर करके लोगों तक, जन जन तक पहुंचाए। नलिन जी, कारपोरेट कल्चर का जो है उसके बारे में एक रोल, एक मेजर एक एग्जिस्टेंस है आज मीडिया के साथ, तो उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैम, कॉरपोरेट ने तो सारा मीडिया को अपने ग्रैब कर रखा है। जी। बड़ा बड़ा मीडिया, जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सारा इस वक्त कॉरपोरेट घरानों के पास ही है। जी जी। वो किस तरह उसको यूज़ कर रहे हैं सरकार के साथ, उनकी अपनी अपेक्षाएं हैं, वो अपने
बिजनेस को कैसे, उनका तो एक टारगेट है अपना बिजनेस कैसे उन्होंने फ्लरिश करना है, वो किस तरह मतलब उसको यूज़ करना है, ये मतलब एक बहुत, तो इस चीज़ को जो है कॉरपोरेट को भी थोड़ा सा मीडिया को मुक्त करना चाहिए। मीडिया जो है वो स्वतंत्र ही रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल। भारत जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बात पे? जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात है, जी हमने ऐसा देखा है कि डेमोक्रेसी में जी डिस्कशन, डेलिब्रेशन, डिबेट, डिसीजन के साथ साथ डाइसेंट का भी एक अपना महत्व होता है। जी लोकतंत्र में जो मीडिया है, जो एक पूरा यंत्र मंत्र तंत्र है, जी उसको हम एक चौथे स्तंभ के रूप में जी। देखते हैं। जी बिल्कुल। और इंदिरा गांधी की सरकार का सर ने अभी जिक्र किया, हमको ध्यान आता है कि उस समय एक वाक्य चला था, खींचो ना कमान को, खींचो ना कमान को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जी तो कहने का अभिप्राय यह है कि मीडिया जो है वह एक अभिव्यक्ति का एक साधन है। मीडिया जो है वह सरकार को कटघरे में खड़े करने की क्षमता रखता है। अगर मीडिया अपनी उस भूमिका को निभाएगा, अगर मीडिया चौथे स्तंभ के रूप में अपना योगदान देगा, अपनी आहुति प्रदान करेगा, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की महक दुनिया में फैलेगी। जी संगीता जी, एक लक्ष्य है अपना स्पेस स्टेशन 2035 तक जो है विकसित भारत के सपने का एक हिस्सा है। तो एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन कितना रोल प्ले कर रही है हमें वहाँ तक पहुँचाने में? देखिए, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं या विकास की बात करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एजुकेशन से जुड़ जाता है। जी बिल्कुल, है ना। एजुकेशन के माध्यम से ही हम सभी कुछ अपना हासिल कर अचीव सकते हैं। जी। तो जैसे कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने लागू किया है अपने स्कूलों में, और बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारा स्कोप है बच्चों के लिए। बल्कि जो अगर हम ये कहें कि हमें आने वाले समय में विकसित भारत क्या होना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो बच्चे बाहर जाके शिक्षा ले रहे हैं, कुछ ऐसा किया जाए कि वो बच्चे बाहर ना जाएं, अपने देश में ही शिक्षा लें और शिक्षा लेके यहीं पर ही सेटल भी हों। तो जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें अब उसको हम दोष मुक्त कह सकते हैं, और वो सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतर तरीका है। उसका हम सबको मिलके इसका स्वागत करना चाहिए, NEP 2020 का, इस पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कौशल विकास जो है, जैसे सर ने कहा था कि जो हमारी स्किल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, अभी एक मैडम बोल रहे थे कि नौकरियां होनी चाहिए सलवर से। अगर हम अपना हाथ का काम छोड़ के, अब हम जब बाहर जाते हैं वहाँ पे हम हाथ का काम वालों को ही कार्य जल्दी मिलता है ना। तो अभी तो क्या है कि आपको हर एक लेवल पास करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है ना। आप एक स्किल अपनी ख़त्म करते हो, आपको 10th के बाद एक, 12th के बाद एक, 8th के बाद एक, तो आपको अपना हाथ का काम सीखना चाहिए। आपके पास बहुत सारा स्कोप है, नौकरियों की तरफ ना भागे। ये ब्रिटिश राज में जो ये आदत डाल दी गई थी कि हमें बाबू बनना है क्योंकि उन्हें बाबुओं से काम लेना है, इससे हट के ज़्यादा सोचें, बड़ा सोचें, तो नेचुरली हम बहुत आगे जाएंगे। बहुत आगे जाएंगे। जॉब अपॉर्चुनिटी की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बात की, सवाल पूछा, तो जॉब का मतलब सिर्फ वही नहीं होना चाहिए कि जॉब एक पर्टिकुलर ऑफिस का काम है, ये काम है। जॉब से मतलब होना चाहिए कि एक वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स। हाँ, लोगों की मानसिकता है कि अगर आप ऑफिस में बैठ के सरकारी नौकरी मिल गई तो आपको नौकरी है, और अगर आप अपना काम कर रहे हैं, आप कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो उसको नौकरी में नहीं गिना जाता है ना। क्योंकि हर चीज़ का वही, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा तो कंट्रोल इस पे करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था, संसाधन नहीं बढ़ेंगे, नदी का पानी नहीं बढ़ेगा, है ना, जमीन नहीं बढ़ेगी, तो हमें ही अपने आप को रोक लगानी पड़ेगी, है ना। अब एक गिलास पानी है, 2 बंदों ने भी पीना है तो ज़्यादा पी पाएंगे, अगर 10 हो गए और वही पानी है तो कम पिएंगे ना, वो तो नहीं बढ़ सकता। तो हमें सब जनसंख्या पे रोक लगानी बहुत ज़रूरी है, और अपने जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतर चल रहा है, और मोदी सरकार के समय में बेस्ट मैं कहूँगी। अभी हमें भी 30 साल हो गए हैं इस फील्ड में, लेकिन ये जो समय हमने देखा, ये किताबों के बोझ से बच्चा हटा है, और उसने अपनी सोच, जो पहले बच्चे पढ़ते थे कि गाते गाते पढ़ लिए, आपसे आपको एक
चिड़िया की पिक्चर दिखाई, आप उसमें कुछ और देख रहे हो, आप देख रहे हो उसकी चोंच सुंदर है, पैर सुंदर है, दूसरा बच्चा देख रहा है नहीं इसकी आंखें सुंदर है। तो ये NEP 2020 ने ये कहने का मौका दिया कि ये अपनी राय अलग दें, मैं अपनी राय अलग दूं, ये नहीं कि चिड़िया आई तोता आया, बिल्कुल, बिल्कुल। सबको अपनी राय देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, नई विकास सरकार होना से नई उम्मीदें यही हैं कि Yes. एजुकेशन पॉलिसी जो है वो जिस डायरेक्शन में चल रही है वो उसी तरह विकसित होती जाए। और बहुत सारी हमने बातों पे आज बातचीत की है कि क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या अपेक्षाएं हैं, क्या चुनौतियां हो सकती हैं नई सरकार से। तो वो सब बातों के लिए बातें तो ये बहुत और भी आगे हम कर सकते हैं अभी, पर समय इजाज़त नहीं दे रहा है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद फिर चंडीगढ़ स्पीक्स में आपसे मुलाकात होगी, नई बातचीत करेंगे नए एक्सपर्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।